आज हम बात करेंगे बिहार के हरनौत विधानसभा की सीट का, जो नालंदा जिले में आता है और नालंदा लोकसभा में ही हरनौत आता है। और वहां फिलहाल जेडीयू से हरिनारायण सिंह विधायक हैं। अब वहां का इतिहास क्या है, क्या समीकरण है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, हरनौत विधानसभा के समीकरणों को इस बार किस तरह से देख रहे हैं आप, और पिछले इतिहास का क्या असर दिखेगा वहां? देखिए, जब आप हरनौत विधानसभा सीट को देखते हैं और उसके विधानसभा के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए, हरनौत वो सीट है जहां से नीतीश कुमार के आम से खास आदमी बनने की शुरुआत हुई थी। हालांकि ये वो सीट भी है जहां नीतीश कुमार को हार का सामना भी करना पड़ा और जीत का सेहरा भी उन्होंने पहना। वो कहते हैं ना कि जब आप खास बनना चाहते हैं तो आपको कठिन परीक्षाएं देनी होती हैं, और ये कठिन परीक्षाएं जो है वो नीतीश कुमार ने हरनौत विधानसभा क्षेत्र में दी जब पहले दोनों चुनाव वो हार गए। अब समझिए, 1977 में नीतीश कुमार जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, जनता लहर थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी से वो हारे। फिर 1980 में भी एक और निर्दलीय प्रत्याशी से वो हारे। पहली जीत जो उन्हें जाकर मिली वो 1985 में मिली, जब वो लोक दल के टिकट पर चुनाव जीत रहे थे। फिर 90 में उन्होंने चुनाव जो है यहाँ से नहीं लड़ा, उस समय लोकसभा के लिए चुन लिए गए थे। 95 में लड़े, फिर जीते, लेकिन तब पार्टी जो थी वो उनकी अपनी पार्टी थी, समता पार्टी से वो चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्होंने इस विधानसभा सीट को खाली किया लोकसभा से चुने जाने के बाद, और 96 में बाई इलेक्शन हुआ तो फिर समता पार्टी जीती, और फिर बाद में ये जेडीयू की सीट होकर रह गई, नीतीश कुमार की सीट होकर रह गई। तो आप कह सकते हैं कि जिस जनता लहर में भी नीतीश कुमार जनता पार्टी के प्रत्याशी होकर चुनाव नहीं जीत सके, उसी हरनौत में नीतीश लहर पर सवार होकर जेडीयू और समता पार्टी के कई प्रत्याशी चुनाव दर चुनाव जीतते रहे। और इसे ही कहते हैं समय ने जब करवट लिया तो यह सीट पूरी तरह से नीतीश कुमार की होकर रह गई। अब इस बार जो है हरनौत विधानसभा सीट की चर्चा शायद बिहार में सबसे ज्यादा अभी हो रही है, और इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के लिए कहा जा रहा है कि वो हरनौत से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक अपने पिता की तरह। तो पिता की तरह पहले चुनाव का परिणाम आएगा, या फिर जो है वो 1985 में जो उनको पहली जीत मिली, जीत के साथ वो शुरुआत करेंगे। क्योंकि अब नीतीश कुमार एक स्टैब्लिश्ड और बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर निशांत कुमार लड़ते हैं तो उनका जीतना ऑलमोस्ट जो है कंफर्म जैसा ही दिखता है। इतना ही नहीं, जेडीयू का कोई भी प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ता है तो नीतीश कुमार के नाम पर और इस क्षेत्र में नीतीश कुमार के काम पर जो नीतीश लहर रहती है उसके बल पर जो है उसका पलड़ा भारी रहता है या भारी रहेगा, ऐसा दिखता है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लेकर आएंगे, चुनावी राजनीति में, और क्या निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे, ये देखना जो है वो दिलचस्प है। क्योंकि परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार अक्सर जो है बयान देते रहे हैं, तो ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री होगी नहीं होगी ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है, और इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही लेंगे। लेकिन जो एक बड़ा बदलाव आया है उदय, वो ये आया है कि पहले निशांत कुमार आमतौर पर जो कैमरा है या लाइमलाइट से दूर रहते थे, लेकिन हाल के दिनों में पिछले कुछ महीनों में आप देखें, चाहे वो होली का अवसर हो या अन्य जो सार्वजनिक मौके होते हैं, उस अवसर पर वो सामने आते हैं, जेडीयू के नेताओं के साथ भी दिखते हैं, और मीडिया पर छोटी छोटी बाइट भी देते हैं, कहते भी हैं कि पापा ने बहुत अच्छा काम किया, फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाइए, ये भी कहते हुए वो सुने जाते हैं। तो उन्होंने चुनाव लड़ने का कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन डिनाई भी नहीं किया है। तो इसीलिए इस सीट पर जो है सबकी निगाहें हैं।
1977 में यहां पहला चुनाव हुआ था। भोला प्रसाद सिंह यहां के पहले विधायक हैं, निर्दलीय थे और उन्होंने नीतीश कुमार को शिकस्त दी थी। कुल 12 चुनाव में जेडीयू 5 बार और समता पार्टी 3 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। तो नीतीश कुमार और उनके पार्टी के नाम जो है कुल 8 जीत आप देख सकते हैं, प्लस लोकदल में भी जो जीत हासिल की है वो खुद नीतीश कुमार ने की थी। तो नीतीश कुमार और वो जिस पार्टी में रहे हैं उसकी जीत का आंकड़ा 12 चुनाव में 9 बार जो है उनके नाम जाता है। तो 12 में 9 उनके पास, जो बाकी 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। और आप इसे देखें, निर्दलीय 3 बार, माफ कीजिएगा, यहां से जीते हैं। तो कहने का मतलब कि नीतीश कुमार जिस पार्टी में रहे हैं वो और निर्दलीय को छोड़कर किसी और दल को हरनौत में सफलता मिली ही नहीं है। तो ये एक खास बात है। यहां जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं वहां पर हरि नारायण सिंह जो है वो चुनाव जीते हैं, लगातार जीते हैं। जीत की हैट्रिक उन्होंने हरनौत में लगाई है। और आपको ये भी बता दें कि हरि नारायण सिंह इससे पहले जो आपको चंडी विधानसभा था वहां से भी 6 बार के विधायक हैं, 3 बार यहां जीते, तो कुल 9 बार जो है वो विधायक रहे हैं। और निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की घोषणा को और बल तब मिलता है जब हरि नारायण सिंह जो है उन्होंने कहा है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये खबरें भी मैंने पढ़ी हैं। तो जब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एक प्रत्याशी तो चाहिए ही, तो इसीलिए ये चीजें लगती है कि प्लेटफॉर्म सेट की जा रही हैं। खैर, 2010 में हरि नारायण सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनको 56,827 वोट आए थे, 47.32% वोट। और उन्होंने एलजेपी के अरुण कुमार बिंद को 5,042 वोटों से पराजित किया था। कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी वसुंधरा कुमारी, वो आपको 5वें स्थान पर थी। और अर्जुन प्रसाद जो हैं वो 6ठे स्थान पर थे, बीएसपी के प्रत्याशी थे। 2015 में हरि नारायण सिंह जो है एक बार फिर जीते। उस समय तो ऐसे भी महागठबंधन बन चुका था तो स्थिति और मजबूत हो गई थी। 14,295 वोट से वो जीते। आमने सामने की लड़ाई थी। 71,933 वोट उनको आए थे, 45.91%। और अरुण कुमार बिंद को आए थे 57,638 वोट, 36.78%। तब भी वो एलजेपी के ही प्रत्याशी थे। फिर 2020 में जेडीयू की वापसी होती है एनडीए फोल्डर में, लेकिन यहां पर जो है परिणाम कुछ नहीं बदलता। हरि नारायण सिंह एक बार फिर से चुनाव जीतते हैं और इस बार मार्जिन और बड़ी हो जाती है, 27,241 वोटों की। उनको आते हैं 65,404 वोट, 41.2%। और फिर दूसरे नंबर पर जो है ममता देवी जो है वो रहती हैं 38,163 वोटों के साथ। वो एलजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, चूंकि पिछले चुनाव में जहां भी जेडीयू के प्रत्याशी थे वहां एलजेपी ने भी प्रत्याशी दिया था। तो उनको 24.1% वोट आए। और जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे कांग्रेस से कुंदन कुमार, 21,144 वोट उनको आए थे, 13.3%। तो एक तरफा जीत यहां पर आपको दिखेगा, आंकड़ों में भी दिख रहा है। अब 2025 में क्या महागठबंधन जो है बाजी पलट देगा? संभावना तो कम दिखती है, लेकिन फिर भी हम दावेदारों की चर्चा करते हैं। संभावना इसलिए भी कम दिखती है उदय, क्योंकि हरनौत वो सीट है जहां पर आप देखिए, मैंने 3 चुनावों के आंकड़े पढ़े, आपको आरजेडी नहीं मिला। मतलब आरजेडी इस सीट के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता, क्योंकि वो भी ये मानकर चलता है कि नीतीश कुमार ने नालंदा में जितना काम किया है और हरनौत उनका घर है, तब तो ऐसी परिस्थिति में यहां संभावना कम है। तो वो बहुत रुचि जो है इस सीट के लिए नहीं दिखाता। कांग्रेस भी इस बार इस सीट के लिए बहुत रुचि नहीं दिखा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार इस चीज को कई कहा भी है कि हमें केवल हारने वाली सीटें दे देते हैं और बाद में हम ही पर ब्लेम जो है वो लग जाता है कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। तो वो भी कांग्रेस चाहती है कांग्रेस कि उसे ऐसी सीटें मिले जहां उसके लिए संभावनाएं हैं। हरनौत में उनके लिए वो संभावना उनको जो है कम दिखती है और जो वाजिब भी है।
बिल्कुल, तो इसे जदयू का अभेद गढ़ भी कह सकते हैं, जिसे आज तक कोई भेद नहीं पा रहा कि हाल फिलहाल के वक्त में। मैं इसे और भी थोड़ा रिफाइन करके कहूं कि ये नीतीश कुमार का अभेद्य किला है। ये इस किलेबंदी को तोड़ना किसी के लिए भी आसान जो है वो नहीं होने वाला है, और इसीलिए मैंने कहा कि कोई प्रत्याशी बहुत जोर शोर से आपको नहीं दिखेगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अगर आप देखें तो कुछ उम्मीदवार हैं, जिसमें रवि गोल्डन कुमार का जो नाम है वो सामने आ रहा है। उन्होंने कुछ पोस्टर भी लगाए थे जब चर्चा हुई थी कि निशांत कुमार जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, तब इस तरह से उन्होंने परिवारवाद को लेकर जो है एक पोस्टर जारी किया भी था। तो ये चीजें जो है आपको दिखती हैं। इसके अलावा कुंदन कुमार गुप्ता पिछली बार यहां से लड़े थे, उनकी भी संभावना कम दिख रही है। राजू दानवीर जो है वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी से एक नाम सतीश कुमार का आ रहा है। ममता देवी चुनाव लड़ेंगी, ये क्लियर है। ममता देवी जो है, जो नेट पेपर लीक के जो आरोपी हैं, कथित तौर पे किंगपिन जिनको लोग कहते हैं, संजीव मुखिया उनकी पत्नी हैं, तो वो चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार एलजेपी से लड़ी थी, इस बार वो निर्दलीय जो है चुनाव लड़ेंगी ऐसा दिख रहा है, और वो जनसंपर्क कर भी रही हैं। तो ये एक चीज दिखती है। इसके अलावा जनसुराज पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर का भी ध्यान जो है नालंदा पर खास करके है, चूंकि ये नीतीश कुमार का गढ़ है, और आरसीपी सिंह अभी जनसुराज के साथ हैं, तो उनकी भी कोशिश होगी कि वो जेडीयू को जितना डेंट दे सकते हैं दें, लेकिन क्या दे पाएंगे ये वक्त बताएगा। संभावना उतनी दिख नहीं रही है यहां पर। वैसे अगर आप इस यहां पर देखें और जातीय समीकरण को हम अब यहां के समझने की कोशिश करें तो वो क्या कुछ कहती हैं। देखिए यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या जो है वो लगभग 24.15% है, और यही वजह है कि 2010, 2015, 2020 तीनों ही बार एलजेपी यहां दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये बताता है कि यहां पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, और चूंकि यहां पर पासवान वोटर्स जो हैं 10 से 11% हैं, तो यहां पर एलजेपी जो है वो मजबूत है महागठबंधन के अन्य दलों की तुलना में। इसके अलावा ये वो सीट भी है हरनौत, पूरे बिहार में अगर मुस्लिम वोटर्स कहीं सबसे ज्यादा कम होंगे, कम की बात करें तो वो हरनौत ही वो सीट होगी। यहां पर आधा प्रतिशत के आसपास जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, 0.5%, और यादव की संख्या जबकि यहां अच्छी है 14 से 16%। तो समझिए यादव वोटर्स की इतनी संख्या अच्छी रहने के बावजूद जो है आरजेडी यहां से चुनाव नहीं लड़ता या लड़ना नहीं चाहता। तो इसके पीछे की वजह समझी जा सकती है कि यहां एम वाई नहीं बनता, वाई तो है, एम की संख्या नगण्य के ही आसपास है, तो इसी वजह से आरजेडी इस सीट के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता। इसके अलावा राजपूत वोटर्स 3 से 4% हैं, भूमिहार 5.5 से 6.5%, ब्राह्मण 1.5 से 2%, तो सामान्य जाति के 10 से 12% वोटर यहां पर हैं। कोयरी वोटर्स की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, 1.5% के आसपास होंगे, लेकिन कुर्मी वोटर्स 25 से 27%, और यही नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप देखिए 25 से 27% और वैश्य 7 से 8%। तो जब आप एनडीए में होते हैं तो सामान्य जाति के 10 से 12%, कोयरी, कुर्मी और वैश्य को मिला लें तो इधर 34 से 36%, तो कुल मिलाकर 44 से 46% का आंकड़ा जो है वो एनडीए का यहां पहुंच जाता है। तो और नीतीश कुमार का अपना एक जो इस क्षेत्र में पैठ है, उसकी वजह से उनके लिए जीत जो है वो आसान हो जाती है। हालांकि यहां पर बिंद, केवट, जो मल्लाह की बात आप करते हैं, 3-3.5% वो भी हैं। तो क्या यह सीट मुकेश सहनी को दे दी जाएगी? क्योंकि आरजेडी बहुत इच्छुक है नहीं, तो मुकेश सहनी भी इस सीट पर दावा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बेहतर ऑप्शन जो है वो रालोसपा हो सकती है, पशुपति पारस की पार्टी, क्योंकि यहां पर एलजेपी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, और पासवान वोटर्स जो हैं वो आपको 10-11% के आसपास हैं। अगर उसमें यादव वोटर्स जो है वो जुड़ते हैं और कुछ और समीकरण बनाया जाता है, तो फाइट को एक क्लोज फाइट में तब्दील करने की कोशिश जो है वो हो
सकती है आपको इसकी तरफ से, महागठबंधन की तरफ से। तो क्या पशुपति पारस को यह सीट जाएगी, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। जेडीयू से अगर निशांत कुमार नहीं लड़ते तो हरिनारायण सिंह भी शायद ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। उम्र उनकी हो गई है, लगभग 78 साल के हैं, तो इसीलिए वो शायद चुनाव न लड़ें। जेडीयू से मनीष वर्मा का नाम, जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। इंजीनियर सुनील के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो देखिए यहां से टिकट किसको मिलता है। जिसको भी टिकट मिलता है उसके लिए तो आप कह सकते हैं कि ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि हरनौत जेडीयू के लिए एक सुरक्षित सीट में जो है वो काउंट होती है। तो हरनौत में आपको फिलहाल जो स्थिति है उसमें एज जो है वो जेडीयू को देना पड़ेगा, और अगर निशांत कुमार यहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो एज जो है वो एडवांटेज में बदल जाएगा, वो स्थिति को और मजबूत जो है जेडीयू के लिए कर देगा। यही सब कुछ अभी हरनौत में दिख रहा है। बिल्कुल, तो हरनौत विधानसभा में अब समीकरण क्या होते हैं और महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी किसे बना जाता है, और बाकी पार्टियां एलजेपी होती है या पशुपति पारस की पार्टी वहां आती है, ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी तरफ से किसे उतारा जाता है और समीकरण क्या बनते हैं।